साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है दे आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इसके 140 प्रश्नों में से 70 प्रश्न को इसके पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं और शेष बचे हुए 70 प्रश्नों को हम लोग पूरी व्याख्या के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक न्यूज है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है आरओ की परीक्षा के तिथि के संबंध में, जिसमें बताया गया है कि 11 फरवरी 2024 को आपकी प्रारंभिक परीक्षा आरओ 2023 की होगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को उसी हिसाब से तेज करिए और अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज लगाइए। और आपको यदि जिस भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज चाहिए आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो मैं उस कोचिंग का आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराने का वीडियो बना करके पूरा का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों में उनके प्रमुखों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। समिति और प्रमुख देखिए, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे इसके प्रमुख। सदन समिति के प्रमुख राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बल्कि बी पट्टाभी सीतारमैया थे। बी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। तो यहाँ पर देखिए, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा ने कुल 22 समितियों का गठन किया था। इनमें से 12 समितियां मूल मामलों समिति थी, जबकि 10 समितियां जो है कार्य विधि मामलों से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, अभिकथन है कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। ये कथन सही है। दूसरा कारण जो है इसका, लोक लेखा समिति, क्योंकि लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है पंचायत राज समिति और उसकी स्थापना वर्ष के संबंध में। तो देखिए, पीके थुंगन समिति 1988 की है, 1988 की। अशोक मेहता समिति 1975 की नहीं बल्कि 1977 की है, 1977 की है। तो बी वाला आपका सही नहीं है। वहीं एल एम सिंघवी समिति 1986 की है, पीके राव समिति 1985 की है। तो सन भी याद रखिए, कई बार क्या होता है क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है। तो पीके थुंगन समिति 1988 की है, अशोक मेहता समिति 1977 की है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका अशोक मेहता समिति आएगा 1977, फिर उसके बाद आपका पीवी के राव समिति आएगा 1985 का, फिर आपका एल सिंघवी समिति आएगा 1986 और सबसे लास्ट में पीके थुंगन समिति 1988 आएगा। आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वे आधार हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 3 आधार दिए गए हैं, जिसमें से सिद्ध कदाचार और असमर्थता, ये 2 आधार हैं जिनके आधार पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। 1 एंड 2 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 124 के 4 में यह बात कही गई है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया इसमें बताई गई है। उन्हें केवल 2 आधारों पर, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, प्रूवन मिसकंडक्ट और दूसरा है इनकैपेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना है। तो आप यहां पर देखें, पहला है भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में हुआ था, ये कथन सही है। दूसरा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे, ये दोनों कथन यहां पर सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। देखिए, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के बारे में प्रावधान जो है संविधान में आर्टिकल 280 में दिया गया है। आर्टिकल 280 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह देने के उद्देश्य से वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, 5 वर्ष से पहले भी इसका गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में भाग 14 का तथा अनुच्छेद 323 का और 323 का जोड़कर अधिकरण के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो यह काम किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस एक को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तो लौटता हुआ मानसून जो है उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं, जबकि जो मानसून हमारे के यहाँ था वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी माह में
वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है, जबकि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के तटों पर जो जाड़े में वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून की वजह से होती है, जबकि उत्तर भारत में जो ठंडी में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। आगे बढ़ते हैं। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो यह है 11.79%। 11.79% है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या मतलब देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का योगदान कितना है? 11.79% नगरीय जनसंख्या पूरे भारत की वो उत्तर प्रदेश में रहती है। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एवं अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यहां पर देखें भाग दो अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला है, सूरत विभाजन के पश्चात उदारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए किस एक पत्रिका की स्थापना की गई? तो बॉम्बे क्रॉनिकल की। किसकी? बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की गई। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता फिरोज शाह मेहता ने वर्ष 1913 में बंबई से बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके संपादक बी जी हार्निमन थे। कौन थे? बी जी, बॉय वाला बी और जी हार्जिमन थे, सॉरी हार्निमन थे। ठीक है, बीजी हार्निमन। आगे बढ़ते हैं। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंग्लिश में कहें तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC, पद संबंधित है किससे? तो यह जो है आपका जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से संबंधित है। ठीक है, इस पद का प्रयोग जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत हरित गृह गैसों, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, देखिए अगला है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई है लगभग कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 91 किलोमीटर, 91.352 किलोमीटर है। ठीक है, यह गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रीटोफाइट्स पौधे पाए जाते हैं कहां पर? फ्रीटोफाइट्स पौधे जो हैं ये मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं, यह भूमि में काफी गहराई तक जाकर जल का अवशोषण करती हैं। अगला है, फ्लाउड कमीशन। फ्लाउड कमीशन से निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन प्रेरित था? फ्लाउड कमीशन, तो देखिए ये तेभागा आंदोलन। कौन सा प्रेरित था? तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन बंगाल के 15 जिलों में नवंबर 1946 से लेकर के फरवरी 1947 तक चला। इसके नेतृत्वकर्ता मुख्यतः कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह थे। बंगाल भू राजस्व आयोग, जिसे इंग्लिश में फ्लाउड कमीशन कहते हैं, ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि किसान को उपज का 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए और जमीन के मालिक को 1/3 हिस्सा दिया जाए। इसी सिफारिश को संघर्ष के दम पर लागू करने के लिए बंगाल किसान जो है सभा द्वारा तेभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। विश्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक सहयोगी संस्था का उद्देश्य विकासोन्मुख देशों के लिए सरल शर्तों पर सस्ते दीर्घकालिक ऋणों की व्यवस्था करना है? तो ये कार्य करता है अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, सॉरी विकास बैंक नहीं, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ अर्थात इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसे IDA कहते हैं। ठीक है, विश्व बैंक की इस संस्था को सुलभ ऋण खिड़की भी कहा जाता है। तो इस चीज को याद रखिए, इसे इंग्लिश में सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। इसका उद्देश्य इस प्रकार के सुलभ ऋणों की व्यवस्था करना है जो सस्ते हों, दीर्घकालिक हों तथा जिनका भुगतान ऋणी देशों की मुद्राओं में स्वीकार किया जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 सूचियां हैं, झील और जिला, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए गौर झील कहां पे है? गौर झील जो है आपका रामपुर में है, तो 1 से मिला दीजिए। कुंद्रा समुंदर कहां पे है? उन्नाव में 2 से मिलाइए। बेला सागर कहां पे है? महोबा में 3 से मिला दीजिए। वल्हा पार कहां पे है? कानपुर में 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 अर्थात 1 2 3 4 सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। किलोसिस रोग किस एक की कमी से होता है? तो किलोसिस रोग जो है ये विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, सी ऑप्शन, इसकी कमी से होता है।
जो विटामिन बी होता है यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है तथा मुंह के ओठ कट जाते हैं, जिसे किलोसिस कहते हैं। अगला है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है, तो यह जो है आपका युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत कार्य करता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी का लिंगानुपात कितना है? तो यह जो लिंगानुपात है आपका 951 है, 951 है, 951 है। और आजमगढ़ में अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात सर्वाधिक है, कितना? 1021 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है रोग और प्रभावित अंग के संबंध में? देखिए, रेबीज जो है ये इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंजा में श्वसन मार्ग प्रभावित होता है, सिफिलिस में जननांग प्रभावित होता है, टाइफाइड में जो है आपका फेफड़ा प्रभावित नहीं होता है, बल्कि आंतें जो इंटेस्टाइन होती हैं वो प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है, डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन जो है दुग्ध जनित हार्मोन है? दुग्ध जनित हार्मोन है, तो एलटीएच लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, एलटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथ से निकलने वाला एक दुग्ध जनित हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्त्राव उत्पन्न करना है। आगे बढ़ते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप यहां पर देखें, देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ईंट के भट्ठों से निकलता है, ईंट के भट्ठों से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के क्षेत्र में निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो स्रोत है वो रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्र जो एसी वगैरह होते हैं वो होते हैं। इनमें यह शीत कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह ओजोन क्षरण के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो यहां पर डी वाला सही नहीं है। अगला है, हाइग्रोमीटर की सहायता से किस प्रकार की आर्द्रता का मापन किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर की सहायता से सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मापन किया जाता है। ए ऑप्शन। देखिए, वायु में जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो आर्द्रता कहलाती है। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपेक्षिक जो आपकी आर्द्रता होती है वो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में तापमान वृद्धि के साथ आपेक्षिक आर्द्रता भी क्या होती है? बढ़ जाती है। वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो वायु में जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना में उत्पाद विशेष के चिन्हांकन का मुख्य या प्रमुख आधार क्या है? तो इसका प्रमुख आधार जो है रोजगार सृजनशीलता, विकास संभाव्यता, विपणन सामर्थ्य, ये सभी के सभी हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। इस योजना में उत्पाद विशेष के चयन का प्रमुख आधार उत्पाद की विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य, विकास संभाव्यता तथा रोजगार सृजनशीलता है। आगे बढ़ते हैं, परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र क्या है? परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र क्या है? तो देखिए, आप डी ऑप्शन पढ़िए। सतह जो कम से कम 2 साल या उससे अधिक समय तक पूरी तरह से जमी रहती है, ठीक है, वो परमाफ्रॉस्ट कहलाएगी। देखिए, एक क्षेत्र जिसमें मौसमी ठंड और विगलन परत के नीचे कुछ या पूरी जमीन का तापमान कम से कम 2 लगातार वर्षों तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उससे नीचे रहता है। तो परमाफ्रॉस्ट वह सतह है जो जमीन पर या समुद्र के नीचे स्थित हो या अधिक वर्षों तक लगातार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहती है। यह उत्तरी गोलार्ध में यदि आप देखेंगे तो सर्वाधिक व्याप्त है। इसके तहत उत्तरी गोलार्ध का लगभग 15% या वैश्विक सतह का 11% जो है हिस्सा वो परमाफ्रॉस्ट से ढका है, जिसमें अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा और साइबेरिया के पर्याप्त क्षेत्र शामिल हैं। यह दक्षिणी गोलार्धों में पहाड़ों की चोटी पर और अंटार्कटिक में बर्फ मुक्त क्षेत्रों के नीचे भी स्थित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वन्यजीव विहार और जिले के संबंध में? देखिए, रानीपुर वन्यजीव विहार आपका कहां पे है? चित्रकूट में है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सोनभद्र में नहीं है बल्कि ललितपुर में है। कहां पे है? ललितपुर में है। किशनपुर वन्यजीव विहार आपका कहां पे है? लखीमपुर में।
आगे चलते हैं। कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में गाडगिल मुखर्जी फार्मूला का इस्तेमाल किया गया था। क्यों किया गया था? तो केंद्र से राज्यों को वित्तीय सहायता आवंटित करने में। किस लिए इस्तेमाल किया गया था? केंद्र से राज्यों को वित्तीय सहायता आवंटित करने में इस्तेमाल किया गया था। देखिए, भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में गाडगिल सूत्र तैयार किया गया था। इसे चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कैमरा तथा दूरबीन के लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए फ्लिंट कांच का किस कांच का फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। फ्लिंट कांच, इसके संगठन में पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, लेड ऑक्साइड व सिलिका सम्मिलित होते हैं। वहीं क्रुक्स कांच का इस्तेमाल जो है आपका धूप चश्मों के जो लेंस होते हैं, जो धूप वाले चश्मे होते हैं, उसके लेंस के लिए क्रुक्स कांच का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पायरेक्स कांच का इस्तेमाल जो है प्रयोगशाला उपकरण या फार्मास्यूटिकल पात्र को बनाने में करते हैं। और क्राउन कांच जो है, क्राउन कांच, इसका इस्तेमाल चश्मों के लेंस, जो आपके चश्मे होते हैं नॉर्मल, उसके लेंस बनाने के लिए क्राउन कांच का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका सबसे उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी है? सबसे उच्च गलनांक वाली धातु जो है आपकी टंगस्टन है। कौन सी है? टंगस्टन। दो से मिलाइए। सबसे विषैली धातु कौन सी है? प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम 1 से मिला दीजिए। न्यूनतम घनत्व वाला तत्व कौन सा? न्यूनतम घनत्व वाला तत्व आपका हाइड्रोजन है। 4 से मिलाइए। ठोस वाष्पशील अधातु कौन सी है? तो ये आपकी ठोस वाष्पशील अधातु आयोडीन है। 3 से मिला दीजिए। तो 2143 अर्थात आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक पहल संबंधित है किससे? तो ये जो है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी से संबंधित है। यूएनडीपी से संबंधित है। देखिए, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की एक संयुक्त पहल है। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था और भारत को भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया था। और भारत ने इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषज्ञ प्रदान किए हैं। टैक्स एक्सपर्ट, इसका मुख्य ध्यान पर्यटन और वित्तीय सेवा क्षेत्रों के स्थानांतरण मूल्य निर्धारण मामलों पर है। आगे बढ़ते हैं। बी शिवरामन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है नाबार्ड की स्थापना से संबंधित। देखिए, बी शिवरामन समिति की अनुशंसा पर जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इंग्लिश में कहें तो द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना हुई 1 जुलाई 1982 को। ठीक है, यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है नगर, कस्बा और नदी के संबंध में? तो यहां पर आप देखें, बिठूर जो है आपका गंगा के किनारे है, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, परंतु जौनपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे नहीं है बल्कि गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है किसके माध्यम से? तो ऑटो एनालाइजर के माध्यम से रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। अगला है सेंटर फॉर शुगरकेन बायोटेक्नोलॉजी। सेंटर फॉर शुगरकेन बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो यह शाहजहांपुर में है। कहाँ पर है? शाहजहांपुर में। ध्यान रखिएगा, सेंटर फॉर शुगरकेन बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 118 पे। ठीक है, 118 पे आते हैं। देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब? ये पारित हुआ था वर्ष 1986 में, 1986 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, स्केरी ये सागरी स्थलाकृति होती है, इवाला काष्ठ स्थलाकृति होती है, जुगन मरुस्थली स्थलाकृति होती है, परंतु अवनमन कुंड ये हिमानी स्थलाकृति नहीं होती है। अवनमन कुंड का निर्माण नदी अपने मार्ग में करती है। ठीक है, तो ये हिमानी स्थलाकृति नहीं है। डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था? तो किसने जीता था? श्री बीवी गिरी ने। देखिए, कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बीवी गिरी ने भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था।
नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे। तो देखिए दोनों प्रश्न ध्यान दीजिएगा। यदि पूछा जाए कि वह कौन से व्यक्ति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, तो वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। जबकि निर्दलीय रूप से कौन जीते थे? श्री वीवी गिरी जीते थे। अक्टूबर 2023 में चौथे विश्व संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो यह आयोजन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। इस संस्कृत महोत्सव का आयोजन श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित गैर लाभकारी और मानवतावादी संगठन आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में डीआरडीओ द्वारा निर्मित किस एंटी टैंक माइंस को भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है विभव। ध्यान रखिएगा, विभव है इसका नाम। यह पूर्णतः स्वदेश निर्मित एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई। वह किस देश की निवासी हैं? तो ये जो है यूएसए की निवासी हैं। उन्हें यह सम्मान उन्हें महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों पर समझ विकसित करने हेतु दिया गया है। आगे बात करते हैं 24 नंबर। सितंबर 2023 में सिल्वेक्स 2023 नामक द्विवार्षिक नौसैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य में किया गया? तो सिल्वेक्स जो है भारत और सिंगापुर के मध्य में होने वाला द्विवार्षिक नौसैन्य अभ्यास है। इस नौसैन्य अभ्यास का आयोजन वर्ष 1994 से 1994 से किया जा रहा है। आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को पराजित करके जीता है, डी ऑप्शन। और इसका आयोजन कहां पे हुआ था? ओमान के सलालाह में हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली पहली प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बनी है? तो कौन है ये? डैनियल मैकगाहे। देखिए अक्टूबर 2023 में डैनियल मैकगाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बनी है। इन्हें वर्ष 2024 में होने वाली महिला T20 विश्व कप हेतु कनाडा की टीम में चुना गया। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आईसीसी है उसने जो है जो ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं इनको महिला खिलाड़ी के तौर पे खेलने पर जो है रोक लगाई हुई है। अभी हाल ही में यह रोक लगाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों हेतु गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। यह बोर्ड प्रमाणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं पर सुझाव देगा। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है? विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है। तो यह है बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। ठीक है, देखिए वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में वर्तमान में 6 महाद्वीपों के 40 शहर शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में एक शांति समिति का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में? अनुसुईया उइके के नेतृत्व में। अनुसुईया उइके ये मणिपुर की राज्यपाल हैं, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से किस रूट पर दिसंबर 2023 तक देश की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की घोषणा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई है? तो किस रूट पर चलाई जाएगी? कालिका शिमला हेरिटेज सर्किट पे चलाई जाएगी। इन जो हाइड्रोजन ट्रेनें होंगी इनको वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। कौन से नाम से? वंदे मेट्रो। आगे बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो देखिए यह जो पुरस्कार है ये पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? शिव शंकरी को। देखिए तमिल लेखिका शिव शंकरी को यह पुरस्कार वर्ष 2019 में प्रकाशित उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। ये तमिल लेखिका है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक
बना, सबसे बड़ा हथियार आयातक मतलब सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश, तो यह है भारत 2018 से 2022 में। इसके बाद दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर यूक्रेन का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। जून जुलाई 2023 में एसएस सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किन देशों, दो देशों के मध्य हुआ? तो इसका आयोजन जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में जून जुलाई 2023 में हुआ। ठीक है, इस प्रतियोगिता का आयोजन इंग्लैंड में हुआ। एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेली जाने वाली टेस्ट मैचों की एक श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ए ऑप्शन आपका सही था। अगस्त 2023 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। उनके द्वारा किस एक संस्था की स्थापना की गई थी? तो सुलभ इंटरनेशनल की। किसकी? सुलभ इंटरनेशनल की। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1970 में की थी। इन्हें वर्ष 1991 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में निम्नलिखित भारतीय स्मारकों में से किस एक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो किसको शामिल करने का? शांति निकेतन को। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, यह निर्णय यूनेस्को द्वारा सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का 13वां देश बन गया है? तो ये कौन है? भारत है। ठीक है, भारत है। देखिए, यह जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी है OIML एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी, 1953 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में विश्व के रहने योग्य शहरों की सूची में निम्नलिखित में से किस एक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? किस एक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बियाना को। बियाना, ये आपका बियाना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है और रहने योग्य निम्नतम शहरों में सबसे अंतिम स्थान सीरिया की राजधानी दमिश्क को दिया गया है। जून 2023 में जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण के मामले में भारत शीर्ष पर है। यह रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा? यह रिपोर्ट जो है विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी की जाती है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। तो भारत के बाद दूसरे नंबर मैक्सिको है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे फिलीपींस है और फिर पाकिस्तान का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में क्वाड लीडर समिट 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जो आपका जापान के हिरोशिमा में संपन्न हुआ मई 2023 में। क्वाड की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी, 2007 में। इसमें चार देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये इनके इन चारों के मध्य एक अनौपचारिक मंच है। ठीक है, अनौपचारिक है, इनफॉर्मल फोरम। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान और SS राजमौली को इसमें शामिल किया गया है। शाहरुख खान को आइकॉन श्रेणी में और SS राजमौली को पायनियर्स श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।